कासन स्टडी के चैनल में मित्रों आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। राम 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 राम, जय हिंद। सभी बच्चों का जय हिंद। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आज विभिन्न एग्जाम है, तो उसमें साइंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा इस समय। तो हम उसको देखते हुए लगभग 150 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा, लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास में लेकर के आए हुए हैं। तो हम आज के सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मित्रों एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया, उसका आंसर आपको देना है। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कार का मात्रक क्या होता है मित्रों? कार का मात्रक क्या होता है? मित्रों क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे जिससे 1 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाए। तो कार का मात्रक मित्रों क्या होता है? एकदम सही मित्रों, कार का मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल होता है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मित्रों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मित्रों? एकदम सही मित्रों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है मित्रों? एकदम सही मित्रों, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो मित्रों ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति प्लस का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति प्लस का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? एकदम सही मित्रों, आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। मित्रों जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए उसके सामने क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। क्योंकि किसी का कमेंट थोड़ा देर में आता है, किसी का कमेंट पहले आता है, तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालने का प्रयास करें। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है मित्रों? एकदम सही मित्रों, क्यूरी जो होती है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, को हम यहाँ पर हमारा तृतीय नियम हो जाएगा। तृतीय नियम से संबंधित है न्यूटन का जो तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया जो है तृतीय नियम से संबंधित है, इसलिए जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम से संभव है मित्रों? तो तृतीय नियम से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? एकदम सही मित्रों, जो है आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? संवेग संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है मित्रों? एकदम सही मित्रों, जो है आपका काफ़ी आंसर सही जा रहा है। वो विराम जड़त्व तो है, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होती है? विराम जड़त्व होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? अगर कालीन को सफाई करना होता है तो उसे हम लोग छड़ी से पीटते हैं, तो ये कौन सा नियम कहलाता है? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा? गति का पहला नियम। गति का पहला नियम हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग
सतह पर के ऊपर हो रहता है। मित्रों क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना भाग होता है मित्रों? मित्रों क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें, जिससे लगभग 150 क्वेश्चन इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हमने कहा है कि साइंस का हम 1500 क्वेश्चन लाएंगे और 15 दिन में कंप्लीट करना है, इसलिए हमको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मित्रों आप जो है अगर कंप्रोमाइज़ जल्दी जल्दी कर लेंगे तो क्वेश्चन 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? एकदम सही मित्रों। तो यहाँ पर कितना होता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है मित्रों? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा मित्रों? काफ़ी बच्चों का आंसर आने लगा है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 13 में जो है अपकेंद्रीय बल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर आधारित है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो रैखिक संवेग के। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख लीजिए। एकदम सही मित्रों, ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? एकदम राइट मित्रों, काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है मित्रों? ये इसका सभी बच्चों का आंसर हमारे सही आ रहा है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो जल की सतह पर क्यों नाचते हैं मित्रों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है मित्रों? तो मित्रों थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्रोमाइज़ करिए। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम हमारा ये जो है किससे संबंधित है मित्रों? प्लवन के नियम पर। प्लवन के नियम पर आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन मित्रों किसने किया है?
एकदम सही मित्रों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यकारी पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है मित्रों? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 746 वाट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है मित्रों? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो मित्रों हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री के अंश पर फेंके तो वो जो है अधिकतम दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? यह किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले ही बता दिया था। ये न्यूटन से पूर्व ही बता दिए थे। न्यूटन ने भी बताया था, लेकिन न्यूटन से पूर्व किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चल। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय की जा सके? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया था, क्षैतिज से 45 अंश। चाहे क्षैतिज से 45 अंश कहें, चाहे ऊर्ध्वाधर से 45 अंश कहें, तो 45 अंश के कोण पर अगर हम फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रमफोर्ड ने इसको सबसे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया मित्रों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा डेवी। डेवी ने, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर चिपका दिया? तो उनका क्या नाम था? डेवी उनका सही नाम था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर क्या होता है मित्रों? उच्च दाब होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी जो होता है वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पूर्व विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है मित्रों? हाँ मित्रों, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन के सिद्धांत पर। स्टीफन के सिद्धांत पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी होता है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की वस्तुएं जैसे सूर्य हुआ आदि दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
लिखा गया है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो मित्रों हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है मित्रों। एकदम सही मित्रों, हमारे लगभग सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, तो 32 डिग्री यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो स्केल पर तो सेल्सियस स्केल पर जो है इसका मान कितना होगा मित्रों। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो सेल्सियस में इस मनुष्य का तापमान कितना होता है मित्रों। एकदम सही, हमारे काफ़ी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। एकदम सही मित्रों, हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा तापमान, तो कितना हो जाएगा मित्रों, 140 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये 140 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है मित्रों। एकदम सही मित्रों, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं, तो मित्रों क्यों फट जाते हैं, तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गर्मियों के कारण ट्यूब फट जाते हैं। गर्मियों में क्यों फट जाते हैं, तो गर्मी के कारण जो है ट्यूब क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जैसा कि मित्रों 40 क्वेश्चन हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है, किस झील की सतह में पानी बस जाने ही वाला है। किस झील की सतह का पानी बस जाने वाला है, तो जमने वाला कौन सा है मित्रों। एकदम सही आप लोग बता रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई भी झील होती है, तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी क्या होता है, बर्फ़ में जम जाता है। पानी कैसा होता है, बर्फ़ में जम जाता है। क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 कह रहा है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। मित्रों क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में प्रकाश के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा पाते हैं, तो मित्रों जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चालन विधि। चालन के द्वारा जो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है मित्रों, वो किस विधि के द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। यहाँ पर संवहन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक जो है किस प्रकार के संचरण के माध्यम से आती है। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो वाले सब इसमें लगभग क्वेश्चन इससे पहले वीडियो वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के तौर पर कराए थे। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस कारण से संचार माध्यम में आती है, तो मित्रों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्य आवश्यक नहीं है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो कौन सी विधि होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों, तो विकिरण विधि होती है। विकिरण विधि में किसी चीज़ की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं। ऊष्मा संचरण की
वह विधि कौन सी है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो मित्रों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर विकिरण हो जाएगा। तो विकिरण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है मित्रों? एकदम सही मित्रों, संवहन। संवहन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो मित्रों जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा सबसे ऊपर उचित है? धूप से बचने के लिए जो छाता का लेते हैं तो कौन सा कलर सबसे बेस्ट होता है? तो मित्रों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर सफ़ेद, नीचे की ओर काला। ऊपर की ओर सफ़ेद इसलिए रखा जाता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को ये वापस कर देता है, और काला जो होती है ये किरणों को अवशोषित कर देता है, इसलिए ऊपर हम हमेशा सफ़ेद का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, किस विकिरण से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल पावल की दीवारों पर कलई की जाती है? किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों का कलई की जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विकिरण। विकिरण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा जल में। जल हमारा सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम घट जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक जो होता है मित्रों घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। दूसरा क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में मित्रों कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माउंटेन एवरेस्ट पर। माउंटेन एवरेस्ट पर अगर हम चावल को पकाते हैं तो वहाँ पर अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कह रहा है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मित्रों? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कह रहा है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो यहाँ पर मित्रों जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। प्रथम नियम यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 57 को देखते हैं, 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कह रहा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है मित्रों? तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाएगा? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों? एकदम सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 160 फ़ारेनहाइट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, पिंड के द्रव्यमान पर।
पिंड के द्रव्यमान पर किसी वस्तु की जो है विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 61 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? जो ब्लैक बॉडी होती है किसकी विकिरण को अवशोषित करता है मित्रों? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल उच्च तरंगदैर्ध्य। केवल उच्च तरंगदैर्ध्य यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 62 पर चलते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों अब हम थोड़ा फास्ट चलाते हैं क्योंकि अभी बहुत कम टाइम में हमको टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जैसा कि हम कहें 150 क्वेश्चन लाने के लिए अभी 60 क्वेश्चन हो गया, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आधे घंटे हमको कवर करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं मित्रों, कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा साफ मौसम में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। अब मित्रों हम कमेंट किसी का नहीं देखेंगे और फास्ट क्वेश्चन कराते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था मित्रों? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा गाल्टन ने। गाल्टन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। ध्वनि का तारकत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारकत्व होता है मित्रों वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है मित्रों? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, विमानों की यांत्रिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर विमानों की आंतरिक सफाई में किसका उपयोग करते हैं मित्रों? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग का। विमानों की सफाई के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की में होती है? मनुष्य में ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है मित्रों? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज में होती है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक हो रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लोहा में। लोहा में क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर हम 69 को देखते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली दिखाई देती है, सुनाई देती है, या ध्वनि जो होती है वो मोटी या पतली होती है? तो वो किस लक्षण के कारण होती है मित्रों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा तारकत्व। तार तत्व, यहाँ पर तार तत्व को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो यहाँ पर पिच हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? तो मित्रों जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हवाई जहाज़ की उड़ान भरने। हवाई जहाज़ की उड़ान से क्या होती है? हवाई जहाज़ जब उड़ती है तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ध्रुवण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान को कितने समय तक रहता है? ध्वनि का जो प्रभाव होता है मानव के कानों में कितने समय तक रहता है मित्रों? तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 73 पर चलते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे जो होते हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं मित्रों? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन। परावर्तन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 56 फीट हो जाएगा, 56 फीट। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। तो मित्रों जैसा कि यहाँ पर 17 मीटर या 56 फीट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा कह रहा है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है मित्रों। एकदम सही मित्रों, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर एकदम सही है। डॉपलर प्रभाव। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो जितना तेज़ हम पढ़ा रहे हैं उतनी तेज़ी से आंसर दे रहे हैं। मुझे मित्रों बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहिए। और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। किस प्रकार की तरंग जो होती है प्रयोग रात्र में दृष्टि उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों को किस प्रकार की तरंग होती है, उसे हम अवरक्त तरंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवरक्त तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एक जेट वायुयान 2 मैक के हवा में भरा रहा है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। एक जेट वायुयान 2 मैक से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होगी तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी मित्रों। एकदम सही, हमारे काफ़ी बच्चों का आंसर सही आ गया, 664 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। एकदम सही मित्रों, लोहा में। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुका हूँ। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे उसका मित्रों क्या कहते हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 161 कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। इस सदी में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर ने। राइट ब्रदर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 162 देखते हैं। मित्रों थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट हम ओके मित्रों, हम यहाँ से शुरू करते हैं, 81 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे निकल गया था। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती। कौन सी तरंगे ऐसी होती हैं जो शून्य में संचरण नहीं करती हैं। तो कौन सी तरंगे होती हैं मित्रों, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान या रिजुरेशन के लिए उपयुक्त है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन के लिए उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों। तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक सही आंसर है सोनार। सोनार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग मित्रों कैसी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। प्रकाश की तरंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं मित्रों, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही, हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किस घटना के कारण आधार पर प्रकाश जो होती हैं तरंगों की अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। किस घटना के कारण प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, ध्रुवण। ध्रुवण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मित्रों हम 87 देखते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है।
किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो मित्रों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही मित्रों, ग्रेमाल्डी ने बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या कहता है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस घटना का क्या नाम है मित्रों? उस घटना का नाम है ध्रुवण। ध्रुवण घटना जो है दोनों में घटित होती है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रद्युत की पुष्टि करता है? तो कौन सा तरंग होता है मित्रों? वेरी गुड मित्रों, सभी का सही आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है चंद्रमा के पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है मित्रों? तो 1 सेकंड लगता है। लगभग कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो मित्रों जैसा कि हमने 150 क्वेश्चन लगभग कहा था, लेकिन इसमें 90 का हम सोच रहे हैं कि आधा आधा का कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि 90 क्वेश्चन इसमें है, इसी प्रकार से 90 से लगभग 180 क्वेश्चन, 90 से 90 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो बना देंगे। 90 का कर देंगे तो 180 क्वेश्चन इसमें का हमारा हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। अगर मित्रों जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।